हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस और आरओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम जनरल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्नों में इस टेस्ट सीरीज़ में हमने पूरे सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी, इंडियन ज्योग्राफ़ी, और साथ ही साथ इसमें हमने साइंस को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो सभी सेक्शन से मैं इसमें क्वेश्चन को ऐड किया है और लगभग इसमें 60 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में होंगे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम किसी क्वेश्चन की नहीं करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम कुछ क्वेश्चन हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का जो कार्य है कौन सा न्यायालय करता है। ठीक है, देखिए लक्षद्वीप का जो न्याय क्षेत्र है ये आता है आपका केरल हाई कोर्ट में। केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है और ये कहाँ पर है, कोची में है। ठीक है, ये कोची में है और इसकी स्थापना 1956 में होती है। ठीक, केरल हाई कोर्ट 1956 में इसकी स्थापना होती है और केरल और लक्षद्वीप में का संयुक्त रूप से ये हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक अधिकार है वो कौन से संशोधन के बाद में जोड़ा गया था। तो 11वां जो मौलिक अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन 2002, जो संविधान संशोधन 2002 था 1976। ठीक है, 1976 नहीं, गलत होगा। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था और उसी के बाद 11वां मौलिक अधिकार इसमें जोड़ा गया था। उससे पहले केवल 10 ही मौलिक अधिकार थे। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, ये गलत होगा। ठीक है, 10 मौलिक अधिकार 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसी में जब ये 10 संविधान संशोधन जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 11वां संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। ठीक है, सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि जो सभी सार्वजनिक स्थान है वो सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए खुले हुए हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ली गई है और इसको जो संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो होगा आपका 368, यानी कि 368वां जो अनुच्छेद है यही कहता है कि भारत जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला जो नगर निगम था ये कौन सा था। तो भारत का पहला नगर निगम सभी जानते होंगे कि मद्रास था, पहला नगर निगम था। ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान को शामिल किया गया था। ठीक, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, माउंटबेटन योजना है, बेवेल है, डूरंड योजना या मिंटो मार्लो योजना हो गई। ठीक है, तो 1947 में जब भारत को आज़ादी हुई थी, जो सत्ता सौंपने का जो योजना था, जो प्लान था, वो किस नाम से जानी जाती है। तो वो माउंटबेटन योजना के तहत है। माउंटबेटन योजना के प्लानिंग 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, लॉर्ड
सर स्टेफर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों इसमें शामिल थे, लेकिन एडम एमरी जो थे इसमें ये शामिल नहीं थे, सॉरी लॉर्ड एमरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 में, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 के। तो मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल था ये जो प्रारंभ किया गया था 1909 यानी कि 1919 का जो मार्ले मिंटो सुधार था इसके द्वारा इसको लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य क्या था? युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारतीय की भागीदारी को बढ़ाना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पृथक निर्वाचक प्रणाली था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली को। आंसुओं, अब देखिए साइंस के क्वेश्चन है, भी साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। सही आंसर सभी को मालूम होगा, सामान्य जो नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, वही इसमें घुला होता है। जो मनुष्य के जब हम आंसू होते हैं तो वो आंसू अगर हम उनका जो टेस्ट देखें तो वो सॉल्टी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन की जो खोज की थी ये किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज की थी किसने की थी? तो ये की थी बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, बेंटिंग ने। और इंसुलिन जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है? तो वो डायबिटीज़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए दिया जाता है। इनकी जो मधुमेह जो बीमारी है, ठीक है, मधुमेह इसमें दिया जाता है इंसुलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ऊष्मा उपचार के द्वारा, इनके हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, फिर एंजाइमों के द्वारा। तो वनस्पति घी जो तेल होते हैं, जो तेल है, इसको घी में जब बदला जाता है तो इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और उसी के बाद ये वनस्पति तेल घी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण करके इनको चेंज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस यानी कि फ्यूल गैस नहीं है? कौन सी जो गैस है वो फ्यूल गैस नहीं है? भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर हास गैस यानी कि लाफिंग गैस, और मार्च गैस। इनमें से कौन है जो एक फ्यूल गैस नहीं है? ठीक है, बाकी सभी तीन हैं, इसमें एक तीनों फ्यूल गैस हैं, बाकी एक फ्यूल गैस नहीं है जिससे ईंधन बनता हो। ठीक है, तो सही आंसर होगा और जो हार्श गैस है यानी कि जो लाफिंग गैस है ये नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लाफिंग गैस जो होती है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है। फैदम है क्या? एक फैदम है, ये क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है। तो ये यूनिट जो है फैदम है, ये किस चीज़ के लिए यूज की जाती है, किस्म के काम में आती है? ठीक है, एक यूनिट है और ये यूनिट है क्या? एक मेज़र यानी कि एक माप है फैदम। ठीक है, एक माप है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? जो अभी नवीनतम जो अनुसंधान चल रहे हैं कि चिकित्सा और युद्ध में हम उन रेज़ का, उन किरणों का यूज कर सकते हैं, वो कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें हैं, लेज़र हैं, गामा हैं या फिर कैथोड रेज़ हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो एक्स किरणें होगा। जो एक्स किरणें हैं अब इन पर रिसर्च हो रही है, हम चिकित्सा यानी कि मेडिकल में और युद्ध में इनका उपयोग कर सकें, तो एक्स किरणों का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रडार में किस प्रकार की जो तरंगें हैं वो होती हैं? रडार में कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं होती। तो रडार जो होती है, रडार में जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो वेव हैं ये होती हैं। तो विद्युत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है या फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के जो कण हैं उनके द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश परावर्तन या फिर प्रकाश अपवर्तन है? ठीक है, तो आकाश के नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पर सही होगा कि वायुमंडल में जो उपस्थित जो धूल हैं, ये के धूल के जो कण होते हैं ये सौर विकिरणों का इनका क्या होता है, प्रकीर्ण हो जाता है, और इसी कारण से हमें जो है स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। क्या होगा? तो पृथ्वी से अगर कोई भी चट्टान है वो चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके जो भार होगा, उसका जो वेट होगा, उसमें कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि उसके भार में कमी आएगी। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों हम अधिक पसंद करते हैं? क्योंकि ये आँख को अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊष्मा के कुचालक होते हैं या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो सही आंसर होगा जी, ये जो वाइट रंग है वो ऊष्मा का एक सबसे अच्छा परावर्तक होता है, और इसी कारण से गर्मियों में मकान जो होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उनको हम सफ़ेद रंग में पुतवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी ये किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम वत्स ने, या फिर किसी अन्य ने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में 1921 में क्या की? हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा कहाँ पर है अभी फ़िलहाल? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है, और इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन देखें, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग दिया था, तो कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अन्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक ऐसे थे, इन्होंने बाद में आकर के जीवन के अंतिम दिनों में आकर के जैन धर्म को स्वीकार किया था, और अपने शरीर का इन्होंने उपवास किया, और उपवास के बाद में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर बनेगा। मुगल काल में सबसे सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो अपने कारखाने स्थापित किए थे वो सूरत में किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां, या फिर जहांगीर? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी कि जो बिल्डर्स यानी कि जो बिल्डिंगों को बनाने, इमारतों को, राजकुमार इमारतों को बनाने का जो सबसे ज़्यादा शौक था वो किसको था? शाहजहां को था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। ताजमहल, लाल किला, ये सभी। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है ये किसके द्वारा किया गया था? जैव समुदाय, शैव समुदाय, महायान, हीनयान, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की जो गांधार शैली थी इसका जो सूत्रपात किया गया था वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, या फिर रंग महल का? तो फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने जो बनवाया था, जिसका निर्माण कराया था, वो था इसमें से एक पंचमहल था। ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार के पास स्थित जो लोहा स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था? तो इसमें किस राजा के? तो इसमें एक राजा हैं राजा चंद्र का इसमें उल्लेख मिलता है। ये किसी का नाम उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा है राजा चंद्र लिखा है, तो ये जो बिलोंग करता है फिर वो चंद्रगुप्त के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो की थी वो की थी आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, और ब्रह्म समाज है आपके राजा राम मोहन राय, और जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने की थी आपकी आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी से जो शिक्षा थी इसका जो शुरुआत करने वाला कौन था? मैकाले, कर्जन, डलहौजी, या कॉर्नवालिस ने? तो अंग्रेजी से वो शिक्षा की जो शुरुआत की थी भारत में वो की थी लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जो जनरल था जो इसके लिए उत्तरदायी था? विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन, जनरल डायर, या फिर जनरल डलहौजी? 1919 की घटना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, 13 ऑफ अप्रैल बैसाखी का दिन था। ठीक है, और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी
कर ली गई थी रोडेट एक्ट जब आया था उसके द्वारा। तो इसी के विरोध में एक सभा चल रही थी जो शांति के साथ चल रही थी, और जनरल डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियों को चलाने के आदेश दिए थे, जिसके द्वारा वहाँ पर बहुत हज़ार से भी अधिक लोग इस काल में समा गए थे। तो जनरल डायर इसके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखे हैं। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था ये किस किस के बीच लड़ा गया था? प्रथम जो मैसूर युद्ध था ये किन के द्वारा लड़ा गया था? देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये आपका ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 1767 से लेकर के 1969 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था ये किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जो थे, इनका इसमें बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जिन्हें भारत का महान अग्रदूत या भारत के जो महान समाज सुधारक हैं उसमें इनको गिना जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए आगे, किस वर्ष में म्यांमार जो था वो भारत से अलग हुआ था? 1950, 47, 37 या 50 में। तो म्यांमार यानी कि जो बर्मा देश था पहले, अब उसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ये जो हुआ था 1937 में, इसका अलग हुआ था भारत से 1937 में। ठीक है, 1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक जो बिहार था वो था आपका बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। 1912 यानी कि 1912 में फिर बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो राजा इंद्र के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, भगवान इंद्र के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित एक पुस्तक है? तो सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष या फिर ज्यामिति? तो सूल्व सूत्र जो होगी आपकी ज्यामिति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, सूल्व सूत्र ज्यामिति से है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन ये सभी जो योग दर्शन है ये पतंजलि का है, और जो गौतम का जो दर्शन है वो न्याय से है। ठीक है, न्याय से, ये न्याय जो दर्शन है वो फिलोसफर हैं, इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आप ये रट करके जरूर जाएं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इनके सबसे आगे थे, कपास, जौ, चावल या फिर गेहूं के लिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए सबसे आगे थे ये, प्रथम सबसे ज़्यादा करते थे कपास का उत्पादन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 330 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या फिर 300 में? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का जो शब्द है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्कस ने या फिर इरेटोस्थनीज ने? तो ज्योग्राफिका शब्द का जो प्रयोग किया था भूगोल के लिए, ये करने वाले महाशय थे इरेटोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, इरेटोस्थनीज। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी जो प्रस्तुत करने का जो श्रेय है ये किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं है। तो सौरमंडल के बारे में जो विश्व में सबसे पहले जो जानकारी रखी थी उसका जो श्रेय जाता है वो को जाता है कोपरनिकस को। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा प्राप्त की प्रधानता है? कौन सी है? तो निकेल Ni और यह है फी, नीफे। तो यहीं से इसी से हम यूज़ कर लेते हैं, नीफे है वो, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर बी है वो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, नीफे में। पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा जो तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम? तो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम, इसका सांकेतिक होता है Al। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे भूमध्य रेखा के जो सबसे निकट है वो है आपका सिंगापुर।
ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है ये कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट बैटन है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है ना। और ये कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? ये है आपका नेपाल में, ठीक है, नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी श्रृंखला पूछा, सबसे ऊंची नहीं, सबसे बड़ी पूछा है। तो सबसे बड़ी कहाँ पर है? तो वो सबसे बड़ी है आपकी एंडीज़ में। एंडीज पर्वतमाला ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कैटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? कैटोपैक्सी जो है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में है, या फिर इक्वाडोर में है, ठीक है। तो कहाँ पर है? तो कैटोपैक्सी एक क्या है? एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, और ये है आपका इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ पर? ये भी साउथ अमेरिका में है, ठीक है। जब साउथ अमेरिका में, ठीक है, इस तरह से है ना, इस तरह से पार्ट पूरा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? इक्वाडोर। इक्वाडोर के नीचे यहाँ पर आपको पेरू मिलेगा, ठीक है, पेरू है। पेरू की राजधानी कैपिटल है लीमा है ना। उसके बाद में इसी के नीचे हम देखते हैं तो बोलीविया मिलेगा, और बोलीविया के नीचे आपको यहाँ मिलेगा आपको चिली, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा चिली। यहाँ पर ये ब्राज़ील। तो इक्वाडोर में है कैटोपैक्सी। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल का सबसे अधिक जो स्थायी तत्व है ये कौन सा है? नाइट्रोजन है, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन है? तो वायुमंडल का सबसे अधिक जो स्थायी तत्व है वह है आपका जल वाष्प, ठीक। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा? इनमें से कोई नहीं। तो शांत पेटी जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? वलित पर्वत कौन सा है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो वलित पर्वत पूछा है, तो वलित पर्वत कौन सा है? इसमें हिमालय जो है वो क्या है? एक वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही आंसर होगा। रेशेदार, सीधा रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कपाशी, मध्य मेघ, पक्षाव या फिर स्तरी? तो रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ हैं कि बादल हैं उन्हें हम जो कहते हैं वो पक्षाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पक्षाव कहते हैं रेशेदार मेघ को। विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है विश्व की वर्ल्ड में वो है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर ए। सुपीरियर झील किसका पार्ट है? एक सुपीरियर झील, ठीक है। तो सुपीरियर झील जो है आपको किसका पार्ट मिलेगा? ये मिलेगा आपको किसका? ग्रेट लेक्स का। कहाँ पर हैं ग्रेट लेक्स? ग्रेट लेक्स हैं आपके कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है आपकी ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स हैं यानी कि जो महान झीलें हैं। इसमें कौन कौन सी झीलें हैं? 5 महान झीलें हैं, 5 झीलें हैं, और 5 झीलों का एक क्या है? ग्रुप है। और इन झीलों की जो आकृति है आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, है ना, ये फिर ये, है ना, और उसके बाद में फिर आगे से एक ये और एक ये, इस तरह से आपको 5 झीलें मिलेंगी। सुपीरियर है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ठीक है, इस तरह से 5 झीलें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समतल मंडल, ओजोन मंडल या फिर क्षोभ मंडल? इसमें 2 बार आ गया। चलिए छोड़िए, 3 से देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय परत है जिसे मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होगी आपकी क्षोभ मंडली होगी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डी को हटा दीजिए। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है? गहरी झील को पूछा है तो सबसे गहरी झील आपको मिलेगी बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है विश्व की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, एंजिल जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? ये है कोरोनी नदी पर, कोरोनी नदी है उसी पे ऊपर है ये एंजिल जलप्रपात। निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है? भारत में नहीं है मतलब व्यास, चिनाब, रावी या सतलज? तो व्यास, चिनाब और रावी इन तीनों का जो उद्गम है वो भारत से होता है, इंडिया से होता है।
लेकिन जो सतलज है इसका उद्गम भारत से नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो अपवाहित जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? नदी द्रोणी, जल द्रोणी, जल संभर या फिर जल भंवर। तो छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो अपवाहित जो क्षेत्र होता है उसे हम जल संभर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जल संभर के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख जो रूप है, प्रमुख रूप से अपवाह किस प्रतिरूप है? इसका जो प्रतिरूप है किस तरह का है? तो यहाँ पर तो अरीय, खंडित या फिर वृक्षनुमा, जालीदार। तो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो वृक्षनुमा आकृति में आपको देखेगा। इनका जो प्रतिरूप है वो वृक्षनुमा हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 68, किस वर्ष में गंगा जो नदी है इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था? तो इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो इसे राष्ट्रीय घोषित किया गया था आपका 2008 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2008 में इसको किया गया था। ठीक, 2008। चलिए 59 क्वेश्चन हुए हैं क्या? 959 और ये 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का हमने कहा था, तो 60 क्वेश्चन हमने इसमें देखे हैं और फास्ट देखे हैं। मात्र आपको 30 मिनट में से भी कम समय में हमने इसमें लिया है और फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, चलिए।